वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोशिका यानी कि सेल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो हमारे अदर ऑप्शन है, फिजियोलॉजी, जितने भी हमारे जो जीव होते हैं उन जीवों के कार्य और उनकी जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके अध्ययन को फिजियोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। और टैक्सोनॉमी जो होता है, ये हमारे जीवों का वर्गीकरण और उनका जो नामांकन होता है उसका अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, जो हमारे उत्तक होते हैं यानी कि टिश्यू, उनका अध्ययन हिस्टोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम है और इसका हम बीच से काट दें तो एक तरीके से एक पेयर है। एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, तो एक पूरा एक मिलकर एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है, एक पेयर बनाता है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के अंदर में जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा डीएनए होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम के अंदर अगर हम इसको जूम करते हैं तो इसमें डीएनए मिलता है, और इस डीएनए को भी जूम करते हैं तो यहाँ पर हमारी ये जीन्स होती हैं, ठीक है। और डीएनए जो होता है हमारा, ये एक तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये दो जैसे रस्सियां होती हैं आपस में उलझी होती हैं, ऐसे ही ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। और इसके अंदर में जो है 4 शुगर के बेस होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो पहला शुगर का बेस होता है हमारा, वो होता है एडेनिन, दूसरा होता है थायमिन, तीसरा होता है ग्वानिन, और चौथा होता है साइटोसिन। तो ये हमारा ए जो होता है वो टी के साथ में जुड़ा होता है, और जी जो है वो सी के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये हमारा हो गया डीएनए, ठीक है। और डीएनए के अंदर तो हमारा जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर जो है हमारा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर में जो शुगर के बेस हैं, एडेनिन है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन यहाँ पर यू जो है ये हमारा यूरेसिल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ इसमें जो है थायमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर में। तो जो डीएनए से आरएनए की जो प्रक्रिया है, ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। हमारा डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अगर आरएनए से दोबारा डीएनए बन रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर था हमारा डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने साल 1665 ईस्वी के अंदर में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो है एक जो कॉर्क होता है, ठीक है, उसके अंदर में नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है, नॉन लिविंग सेल। और बेसिकली इन्होंने जो है सेल की जो वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल को डिस्कवर किया था। तो आपको याद रखना है ये। इसके अलावा जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था, और आइंस्टाइन ने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। हमारा अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको जो है सेल के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा सेल है, और इसके अंदर में यहाँ पर जो बीच में ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो है डीएनए होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कोशिका द्रव्य है, ठीक है, ये हमारा कोशिका द्रव्य है। और यहाँ पर हमारे जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अलावा जो हमारे अदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स हमारा होता है, और भी हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे गोल्गी apparatus वगैरह। तो ये हमारा एक सेल का डायग्राम मैंने आपको समझाया है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचता है, और ऑक्सीजन जो है
वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और एटीपी के रूप में हमारी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एटीपी जो है हमारी, ये करेंसी ऑफ द सेल भी कहलाती है। इसे हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, इसके अंदर में हमारी दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली हमारी होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है क्रेब्स साइकिल। तो आपको दोनों यार नाम याद रखने हैं। तो जो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ये हमारी होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो हमारी एनर्जी है यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल वो बनाता है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल हमारा होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये टूटकर दो पायरुविक एसिड और हमारी चार मॉलिक्यूल जो हमारी एनर्जी के बनाता है, जिसमें से दो मॉलिक्यूल जो है हमारे इस रिएक्शन को करवाने में खर्च हो जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्रेब्स साइकिल से जो है ऊर्जा बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर था, साइटोप्लाज्म के अंदर कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 एटीपी ऊर्जा बनती है हमारी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंटोन वैन लीहॉक ने जो है पहली लिविंग सेल की खोज की थी। ये इन्होंने सन 1674 के अंदर में की थी। इन्होंने जो है, जो एक कोशिकीय हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन्होंने इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसका आकार जो है वो 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 0.1 से 10 माइक्रोमीटर। ये एक प्रकार के परिजीवी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, कैसे हैं ये? पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो होती है ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे जो बड़ी है, सबसे बड़ी कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा न्यूरॉन सेल, ऑप्शन नंबर ए। ये कोशिका पूरे बॉडी के अंदर में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे जो पार्ट ऑफ ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर में ये कोशिका पाई जाती है। और कुछ जो न्यूरॉन है हमारे, ये 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इनके जो केंद्र में जो है कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। और हमारे जो एग्जाम्पल होगा इसका, वो हमारा होता है बैक्टीरिया। ठीक है, और जो हमारे एल्गी होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनके अंदर में एक वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और इसके बीच में हमारा डीएनए होता है। ठीक है, ये किस में होता है? एनिमल सेल्स के अंदर में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोशिका एक कोशीय या बहुकोशीय दोनों हो सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है सिंगल और मल्टी सेल्यूलर दोनों हो सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लांट में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की। ठीक है, ये एक तरीके का ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जो कि प्लांट की जो सेल होती है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, यानी कि मजबूती देता है। और चिटिन जो होता है, ये फंगी जो होती है उनकी सेल वॉल के अंदर मिलता है, ये आपको याद रखना है।
ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु कोशिका के बाहरी परत इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट्स के अंदर होती है वो होती है सेल वॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की खोज इनमें से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव्य शब्द का जो प्रयोग था ये पहली बार परकिंजी ने 1839 के अंदर में किया था। आपको याद रखना है 1839 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिका श्वसन से जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनको जो है उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारा जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। हमारी जो गोल्गी बॉडी है ये जितने भी हमारे प्रोटीन और फैट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। और लाइसोसोम्स जो हमारे होते हैं ये जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल के उनको पचाने का यानी कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो इनके अंदर में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। ठीक है। कैसे नहीं पाए जाते? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि झिल्ली बाध्य ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसके पास खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जो है डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में भी डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें श्वसन तथा ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जितनी भी हमारी ऊर्जा उत्पादन और सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। इसे जो है हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं और ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। सो दैट्स इट। आज हमने सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।